नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अर्थ तक विथ राहुल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हिंदी सिलेबस में निर्धारित चैप्टरों को, किस चैप्टर को आपको पढ़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। इसमें है वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, लोकोक्ति एवं मुहावरा, रस, छंद और अलंकार। दोस्तों, हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग इन चैप्टरों को अगर आप कर पा रहे हैं तो आपकी कम समय में अधिक लाभ होगा और आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। दोस्तों, अभी हमने देखा हिंदी का सिलेबस में क्या पढ़ना है वो दिखाया जाता है और हम वो धीरे धीरे करके कवर करेंगे। लेकिन किसी विषय को पढ़ने के लिए उस विषय के बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि भाषा। भाषा क्या है? भाषा भाष धातु से बना है। भाष धातु से। अब धातु आ गया। अब धातु क्या है? मूल भाषा से बना है धातु। अब मूल भाषा अगर जहाँ आ जाता है वहाँ आप मानेंगे संस्कृत। संस्कृत से ही धातु की उत्पत्ति हुई है। आगे है भाषा का शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। मान लीजिए आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा हो तो आप किसी से कहेंगे, उसे किसी भाषा के संदर्भ में ही साधन की तरह कहेंगे। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ हो गया विचार प्रकट करना। अब आपके मन में आ गया विचार क्या है? तो विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। विचार कब तक है? जब तक आप किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, आपके मन में है, उसे कहते हैं विचार। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। अब मन के भाव प्रकट करने वाले साधन को भाषा कहते हैं। जब तक आपके मन में है, आप किसी से कह नहीं रहे हैं, तब तक वो विचार है। और विचार को जैसे आप प्रकट कर देंगे किसी साधन के माध्यम से, उसी को भाषा कहते हैं। अब भाषा की विशेषता क्या क्या है? यह अर्जित संपत्ति है। जैसे हमें अपने बाप दादाओं से ये हिंदी मिली है, तो ये हमारी अर्जित संपत्ति हो गई। सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में रहकर जब कोई बच्चा जिस भाषा का अनुकरण करता है उसको हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हम भारत में हैं तो हम हिंदी का अनुकरण करते हैं, और अगर किसी अन्य देश में रहते तो वहाँ अंग्रेजी, फ्रेंच, फारसी इन विषयों का अनुकरण करते हैं। और भाषा परिवर्तनशील है। ये एक ही भाषा का यूज हमेशा नहीं होता है, हमेशा परिवर्तनशील रहती है। जैसे संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ये हमेशा परिवर्तनशील रही है। कठिन से सरल की तरफ परिवर्तनशील होती रहती है। यहाँ अगला मानक स्वरूप है। हर किसी, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, हर किसी भाषा का अपना एक मानक स्वरूप, अपना एक व्याकरण होता है, और यह कठिन से सरल की तरफ परिवर्तनशील होती है। आपको पहले बहुत कठिन लगता है, लेकिन आप जैसे जैसे सीखते चले जाते हैं वैसे ये भाषा
सरल होती चली जाती है। दोस्तों, हम समझ चुके हैं भाषा की विशेषता। अब भाषा को किस तरह अपनाया जाए या सीखा जाए उसको देखते हैं। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से आप में 3 गुण होने चाहिए। पहला तो जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। जिज्ञासा जब आपके मन में उत्पन्न होगी तभी आप किसी भाषा को, किसी अन्य कार्य को सीखने की ललक जब होगी तभी आप सीख सकते हैं। तो आपको भाषा सीखने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। फिर जब ललक उत्पन्न होगी तब आपको उसका अनुकरण करना है। मान लीजिए पिताजी कुछ कह रहे हैं तो किस भाषा में कह रहे हैं उसका आपको अनुकरण करना है। फिर उसका अभ्यास करना, आपको लिखकर, बोलकर, पढ़कर अभ्यास करेंगे। तो भाषा को सीखने का 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो गया? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। अब आता है आगे इसके भाषा का विकास क्रम क्या है। तो भाषा को हम पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो भाषा का विकास क्रम क्या हो गया? बोलना, पढ़ना, पहले अभ्यास करेंगे सुनने के लिए, फिर बोलने के लिए, बोलना चाहेंगे हम सही तरीके से, फिर उसको सही तरीके से पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। अब आता है भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? जब कभी आप किसी से कुछ बातें कर रहे हों जिसमें आप किसी को कुछ लिखकर न बता रहे हों। जैसे राम ने श्याम से कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो समझ गया कि वो पूछ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। और लिखित भाषा में क्या है? आप उससे कुछ कहेंगे नहीं, कागज़ पे पेन से लिखकर अपनी बात को रख देंगे, ये हो जाएगा लिखित भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या है? इसमें संकेत किया जाता है। जैसे आप रास्ते में चलते हैं तो लगा रहता है बोर्ड कि इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, तो इसको आपको बताना नहीं होता है, वो बोर्ड पे लगा होता है निशान कि आपको इधर मुड़ना है। मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसमें अंपायर बताने नहीं जाता है सबको कि आउट हो गया। अंपायर सिर्फ ऐसे एक उंगली खड़ा कर देगा और सब जितने लोग वहाँ बैठे रहेंगे सबको मालूम चल जाएगा कि वो प्लेयर आउट हो गया है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। अब बोली किसे कहेंगे? जब कभी किसी सीमित क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। इसका आकार कैसा होगा? सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। और भाषा क्या है? यह बोली से व्यापक होगी, मतलब इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं होगा, उससे थोड़ा अधिक होगा। अब अगला आता है मातृभाषा। मातृभाषा वो है जो हम अपनी माता से सीखते हैं। वो कोई भी भाषा हो सकता है, परिवार से सीखते हैं उसको कहते हैं मातृभाषा। माँ या परिवार द्वारा सीखा गया भाषा, उसको हम क्या कहेंगे? मातृभाषा। अब राजभाषा क्या है? जब कोई राष्ट्र अपना जिस भाषा में कानूनी प्रक्रिया को संचालित करता है उसको राजभाषा कहते हैं। अगर हम इसको लिखित भाषा में बताएं तो प्रशासन द्वारा
इस्तेमाल भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब अगला है राष्ट्रभाषा। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा कि भारत की राजभाषा क्या है, तो हमारी राजभाषा हिंदी है। और ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा राष्ट्रभाषा, तो आपको राष्ट्रभाषा नहीं लगाना है, राजभाषा लगाना है। हिंदी हमारी क्या है? अब राष्ट्रभाषा क्या है? किसी देश के अधिकांश भागों में जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भाग में बोली जाती है उसे हम कहेंगे राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था जो कि भाषा के ऊपर था। उम्मीद है आपको भाषा के बारे में बेहतर नॉलेज हो चुका होगा। ये बेसिक चीज़ आपको जाननी चाहिए। आगे हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।